4 नवंबर 1914 वो दिन जब एक बरतानवी बहरी जहाज एंड्योरेंस तूफानी लहरों को चीरते हुए दुनिया के सबसे खतरनाक और राजू से भरे अंटार्कटिका को दरियाफ्त करने के लिए अपनी मंजिल की तरफ रवाना होता है। ये हरगिज़ कोई आम सफ़र नहीं था, बल्कि ये इंसानी इरादे, हौसले और जुर्रत का ऐसा सफ़र था जो ज़िंदगी की आखिरी इम्तिहान भी बन सकता था। इस जहाज़ पर 28 लोग सवार थे और इन सब का लीडर था एक अजीम एक्सप्लोरर, सर अर्नेस्ट शेकल्टन। उस वक्त दुनिया ने कभी किसी इंसान को अंटार्कटिका को पूरा पैदल अबूर करते देखने का सोचा भी नहीं था, लेकिन शेकल्टन का इरादा सिर्फ इस नामुमकिन लफ्ज़ को मुमकिन में तब्दील करना था। उनका प्लान था वेडल सी से अपने जहाज़ एक ऐसे पॉइंट पर उतारना जहां से वो साउथ पोल तक पैदल मार्च करते, फिर उसे क्रॉस करके दूसरी तरफ रॉस सी तक पहुंच जाते। ये -50 डिग्री सेंटीग्रेड की सर्दी और बर्फानी तूफानों के बीच तकरीबन 1900 किलोमीटर का उस वक्त का सबसे बड़ा और खौफनाक सफर होने वाला था। शेकल्टन के इस हैरत अंगेज सफर की हर कहानी, हर मोड़ और इस हकीकत से बड़ा अंजाम आप तक पहुंचाने के लिए आप देख रहे हैं ब्लॉग बाय बासित। One day in late 1914, what was intended as an important Antarctic expedition started to go badly wrong. On this day began a 2-year nightmare of hardship, catastrophe, and ultimately heroism of the highest order. This is the saga of one of the most remarkable survival stories of the century, the voyage of the Endurance. 5 नवंबर 1914 को एंड्योरेंस साउथ जॉर्जिया आइसलैंड के एक व्हेलिंग स्टेशन पर पहुंचता है। इस सफर के रास्ते में ये वो आखिरी बस्ती थी जहां इंसानी जिंदगी का असर मौजूद था। इसके आगे बस खामोश समंदर, जमी हुई बर्फ के पहाड़ और वो खतरनाक मंजर था जो सदियों से सिर्फ अंटार्कटिका अकेला झेल रहा था। स्टेशन पर लोग शेकल्टन को रोकने की कोशिश करते हैं। वेडल सी की हालत बर्फ की वजह से निहायत खराब हो चुकी थी। उनका कहना था कि सफर को डिले करो वरना मौत का खतरा बढ़ जाएगा, मगर शेकल्टन अपनी जिद पर कायम था और किसी सूरत भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। फिर 5 दिसंबर को एंड्योरेंस ने एक दफा फिर अपना सफर शुरू किया, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि बर्फ उम्मीद से ज्यादा सख्त और गहरी है और इसका मुकाबला करना इतना आसान नहीं होगा। 18 जनवरी 1915 को कई दिन बर्फ के किनारे किनारे चलने के बाद जहाज बिल्कुल रुक गया और पूरी तरह से बर्फ में फंस गया। क्रू ने इंजन को फुल स्पीड पर चलाया, लेकिन धुआं के अलावा कुछ भी हासिल ना हुआ। तंग आकर बर्फ को काटने का फैसला किया गया, मगर इतनी गहरी बर्फ के सामने हथौड़ा, कुल्हाड़ी और छेनी सब बेकार साबित हुए और एंड्योरेंस जरा सा भी ना हिल सका। एक तरफ बर्फ थी तो दूसरी तरफ तेज हवाएं और जहाज को उसकी असल मंजिल यानी वेसल बेस से बहुत दूर ले गई और यूं ही बर्फ के एक ऐसे टुकड़े में अटक गया जहां से कहीं और जाने का रास्ता बंद था। हर दिन के साथ किलो की उम्मीद बर्फ के नीचे दबती जा रही थी। बिल आखिर अंटार्कटिका की बढ़ती हुई सर्दी और उसकी तारीकी बड़े दिन देखकर शेकल्टन ने फैसला किया कि सर्दी का मौसम जहाज पर ही गुजारना होगा, लेकिन इसका मतलब था कि आने वाले वक्त में उन्हें तेज बर्फानी हवाओं, तूफानों और बर्फ के शदीद प्रेशर का एक लंबा सिलसिला झेलना पड़ेगा। क्रू में एक फोटोग्राफर फ्रैंक हेडली भी शामिल था जो उस वक्त हर लम्हे को अपने कैमरे में महफूज कर रहा था। उस तस्वीरों में साफ नजर आता है कि कैसे बर्फ जहाज को अपने सब पंजों में कस रही थी। आखिरकार 30 सितंबर 1915 तक जहाज के किनारे टूटने लगे और फिर 24 अक्टूबर को एक अचानक धमाका सुनाई दिया। बर्फ का एक बड़ा हिस्सा जहाज के पिछले हिस्सों को चीरते हुए अंदर पानी भरने लगा। 3 दिन तक क्रू ने पानी पंप करके निकालने की कोशिश करी, लेकिन पानी उतनी तेजी से वापस आता गया। ठंड -8.5 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गई, लेकिन हैरत की बात यह थी कि ऐसे हालात में भी इनके चेहरों पर खौफ नहीं था। कुछ ने दोबारा बर्फ काटने की कोशिश की ताकि हल को तलाश कर सके, मगर बर्फ अपनी पकड़ छोड़ने को तैयार नहीं थी। आखिरकार शेकल्टन ने भारी दिल से फैसला करते हुए क्रू को जहाज छोड़ने का हुक्म दिया। 27 अक्टूबर 1915 को एक जोरदार धमाके ने स्टर्न को हवा में उछाल दिया जो 20 फुट तक जा गिरा। रडार टूट गया और आगे का हिस्सा पानी में डूबता चला गया और यूं अंटार्कटिका को क्रॉस करने का ख्वाब टूट गया। अब सिर्फ एक सवाल बचा था, क्या ये लोग अपने घर जिंदा वापस भी जा सकेंगे? इस सवाल का जवाब ढूंढना अब सिर्फ वक्त का खेल था, क्योंकि एंड्योरेंस के डूबने के बाद क्रू के पास सिर्फ वो सामान था जो उन्होंने जल्दी में निकाल लिया था। 3 छोटी बोट्स, कुछ स्लेजेस, थोड़ा बहुत पर्सनल सामान और सिर्फ 1 महीने का राशन। इससे भी ज्यादा खौफनाक बात ये थी कि वो एक ऐसे फ्लोटिंग आइस ब्लॉक पर फंसे हुए थे जो खुद समंदर में बह रहा था। ना रेडियो, ना टेलीफोन, ना कोई रेस्क्यू का तरीका, सिर्फ बर्फ, समंदर और मार देने वाली सर्दी। शेकल्टन अपने तजुर्बे की रोशनी में सिचुएशन का अंदाजा लगा चुका था। सबसे करीबी जमीनी इलाका पोलर आइसलैंड था जो तकरीबन 550 किलोमीटर दूर समंदर के उस पार था। ये वही जगह थी जहां 1903 में एक स्वीडिश एक्सपीडिशन के फंसने के बाद रेस्क्यू गियर छोड़ा गया था और तकदीर का खेल ये था कि उस गियर को खरीदने वाला शख्स खुद शेकल्टन ही था। अब 12 साल बाद वो अपनी और अपने क्रू की जिंदगी उसी उम्मीद पर लगा रहा था, लेकिन इस सिचुएशनशिप में सबसे बड़ा मसला ये था कि हर आदमी सिर्फ 2 पाउंड का सामान ले जा सकता था ताकि बोर्ड और स्लेजेस ज्यादा भारी ना हो। शेकल्टन को भी अपने गोल्ड कॉइन्स और बाइबल तक बर्फ
में छोड़नी पड़ी। फोटोग्राफर फ्रैंक हर्ले के पास 400 ज़्यादा नेगेटिव्स थे, मगर वो सिर्फ 150 ले जा सका और यही 150 नेगेटिव इस पूरे सफर का वाहिद विजुअल सबूत बन गए। कुछ हफ्तों बाद खाना भी कम पड़ने लगा। क्रू ने अपने साथ लाए कुत्तों के पक्ष का शिकार करके उनको खाना शुरू कर दिया। हर दिन की राशन सिर्फ एक बिस्किट, थोड़ा कोकोआ, कुछ डाइल्यूटेड मिल्क और एक छोटा पोर्शन कैनेट मीट पेस्ट का होता था। अगर कोई सील या पेंगुइन मिलता तो उसका शिकार करके खाया जाता। शेकल्टन अक्सर अपने क्रू से राशन के बारे में झूठ बोलता है कि हमारे पास जिंदा रहने के लिए काफी खाना है, क्योंकि वो जानता था कि सच बोलने का मतलब होता है उम्मीद का मर जाना। वक्त गुजरता गया और अंटार्कटिका में मौसम गर्मा वापस आई तो बर्फ की तह नरम होने लगी, जिसकी वजह से सैलाजिस खींचना और मुश्किल हो गया। 3 घंटे की लगातार मेहनत के बाद जब क्रू ने पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ 1 मील का फासला तय हुआ था। शेकल्टन ने फैसला किया कि यहीं रुककर कैंप लगाया जाए जब तक बर्फ का ये टुकड़ा खुद जमीन के करीब ना आ जाए। इस कैंप का नाम रखा गया ओशन कैंप। हर आदमी को कोई न कोई काम दिया गया ताकि वो मसरूफ रहे। मगर 21 नवंबर 1915 को उनके हौसलों पर एक और ज़रब लगी जब एंड्रोमेस का पिछला हिस्सा बर्फ की शदीद प्रेशर में आया और हवा में उछल कर नीचे डूब गया। अब दुनिया से उनका आखिरी कनेक्शन भी टूट चुका था, लेकिन जिंदगी का इम्तिहान अभी बाकी था। दिसंबर के आखिर में शेकल्टन ने फैसला किया कि ओशन कैंप से आगे बढ़ना होगा, मगर सिर्फ कुछ किलोमीटर चलने के बाद उनके आगे पतली बर्फ और बेरबाद पानी आ गया। रास्ता बंद हो चुका था। मजबूरन उन्हें वही कैंप लगाना पड़ा। राशन और कम कर दिया गया। पीने का पानी इतना मुश्किल से मिलता कि लोग बर्तन में बर्फ डालकर उसे अपनी बॉडी से लगाते ताकि वो जिस्म की गर्मी से पिघल जाए। जरा एक बार में सिर्फ एक ही चम्मच पानी मिल पाता। और फिर इस मुश्किल घड़ी में एक अजीब बात सामने आई। जब एक्सपीडिशन अगस्त 1914 में शुरू हुई थी, क्रू के 27 मेंबर थे, मगर एक आदमी ब्लैक बोरो छुपकर जहाज में घुस गया था। शेकल्टन ने उस वक्त मजाक में उससे कहा था कि अगर खाना कम हुआ तो तुम पहले खाई जाओगे। उस वक्त ये बात सिर्फ एक मजाक थी, लेकिन अब ये अल्फाज सच लगने लगे थे। फिर एक दिन किस्मत ने साथ दिया और उन्हें एक सील लेपर्ड मिल गया। उसका शिकार करके उनके पास 1000 पाउंड का फ्रेश मीट आ गया। कुछ हफ्तों के लिए ये एक नया सहारा बन गया। लेकिन समंदर और हवा का रुख कभी एक जैसा नहीं रहता। बर्फ का टुकड़ा कभी ईस्ट, कभी नॉर्थ, कभी वेस्ट की तरफ घसीटता रहा। टारगेटेड आइसलैंड बार बार बदलने लगे। पहले क्लियरेंस आइसलैंड, फिर किंग जॉर्ज आइसलैंड, फिर होप बे, और आखिर में शेकल्टन ने फैसला किया कि एलिफेंट आइसलैंड उनकी नई मंजिल होगी। अब 497 दिन गुजर चुके थे और अप्रैल 1916 आ पहुंचा। हवा बर्फ के टुकड़े को बेरहमी से ईस्ट की तरफ धकेल रही थी। क्लियरेंस आइसलैंड दूर हो चुका था और अब इस रुख में आगे कोई जमीन नहीं थी। बर्फ का टुकड़ा छोटा हो जा रहा था। सिर्फ 50 मीटर का हिस्सा बच गया था। शेकल्टन समझ गया था कि अगर अब यहाँ से नहीं निकले तो समंदर उन्हें निगल लेगा। इसलिए बोट को पानी में उतारने का फैसला हुआ। 3 छोटी बोट्स, जेम कैरेट, डटी लॉकर और स्टैंडकॉम बेस में सारा बचा कुचा सामान रखा गया। समंदर से पानी नहीं था, ये एक जंग का मैदान था जहाँ बेशुमार आइसबर्ग, तैरते हुए फ्लोट्स और टूटे ग्लेशियर्स मौत का पैगाम ला रहे थे। कुछ घंटे बाद उन्हें एक मजबूत आइसबर्ग मिला जहाँ टेम्परेरी कैंप बनाया गया, मगर किस्मत फिर से पलट गई और आइसबर्ग 2 हिस्सों में टूट गया। एक तरफ शेकल्टन अकेला रह गया, दूसरी तरफ पूरा क्रू अंधेरे में घूमने लगा। कुछ लम्हों का खौफ था, उनका लीडर उनसे जुदा हो चुका था, लेकिन अंधेरे के बीच से शेकल्टन की आवाज सुनाई दी। कुछ लोग बोट ले जाके उन्हें वापस लाए और टीम दोबारा एक हो गई। इस हादसे के बाद नया टारगेट सेट हुआ, एलिफेंट आइसलैंड। ये ड्रैग पैसेज से पहले का आखिरी आइसलैंड था। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में तकरीबन 160 किलोमीटर दूर। वहां पहुंचने का मतलब था एक नई उम्मीद, क्योंकि उसके बाद सिर्फ खुला समंदर था। टेम्परेचर -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। बर्फ कम होती गई, लेकिन साफ पानी की कमी बढ़ती गई। लोग सीज का रॉ मीट सिर्फ इसलिए खाते ताकि उसका खून गला नरम करे और खाना निगला जा सके। होंठ फट गए, गला सूख गया, मगर सफर जारी रहा। शेकल्टन जानता था कि ये उनकी आखिरी चांस है। बिलाखिर 15 अप्रैल 1916 को क्रू के पांव एक सॉलिड जमीन पर लगा और वो एलिफेंट आइसलैंड पहुंच गए। एलिफेंट आइसलैंड एक पथरीला वीरान जजीरा था। खुशी के आंसू के साथ एक ठंडी सच्चाई सामने थी, क्योंकि ये आइसलैंड बिल्कुल सुनसान था। न इंसान का कोई निशान, न रेस्क्यू सप्लाई और न ही कोई पैसिंग शिप्स। ऐसे में शेकल्टन ने मैप खोला और सोचने लगा कि अब अगला कदम क्या हो सकता है। उसके सामने 3 रास्ते थे। कैप हॉर्न साउथ अमेरिका की साउथर्न टिप, तकरीबन 800 किलोमीटर दूर, लेकिन इसमें बेरहम ड्रैग पैसेज को क्रॉस करना पड़ता। फॉकलैंड आइसलैंड 880 किलोमीटर दूर, मगर वहाँ भी यही खतरनाक रास्ता था। और तीसरा साउथ जॉर्जिया आइसलैंड 1300 किलोमीटर दूर। ये रास्ता लंबा जरूर था, लेकिन हवा और समुद्र का रुख इस तरफ थोड़ा बेहतर था। इससे शेकल्टन ने तीसरा रास्ता चुना, मगर इस चॉइस का मतलब था कि पूरा क्रू साथ ले जाना मुमकिन नहीं। सिर्फ 6 लोग छोटी बोट्स में समुद्र का सफर कर सकते थे। बाकी 22 को एलिफेंट आइसलैंड पर फ्रैंक वाइल्ड की लीडरशिप के हवाले करना पड़ा। शेकल्टन ने उनसे वादा किया कि मैं जल्द मदद लेकर वापस तुम्हें लेना आऊंगा। 24 अप्रैल 1916 को जेम्स कैरेट नाम की छोटी बोट समुद्र के सबसे खतरनाक रास्ते ड्रैग पैसेज की तरफ रवाना हुई। अंटार्कटिका का विंटर शुरू हो चुका था। लहरें 12 मीटर ऊंची, हवा तेज, समुद्र में बर्फ के पहाड़ तैरते हुए नजर आते थे। हर आदमी 4 घंटे बोट चलाता और 4 घंटे रेस्ट करता, लेकिन रेस्ट सिर्फ नाम का होता। पानी और बर्फ उनके कपड़े भिगा देते। सर्दी हद से ज्यादा थी। कभी ऐसी लहर आती जो बोट को उलटने पर मजबूर कर देती, मगर वो अपनी हिम्मत और हौसले से बच जाती। 20 दिन के तवील सफर के बाद साउथ जॉर्जिया सिर्फ 3 मील दूर था, जब एक और समुद्री तूफान ने उन्हें घेर लिया। बोट हवा में उछल रही थी, लहरें टूटकर अंदर गिर रही थी और शेकल्टन को लगा कि अब बचना नामुमकिन है। मगर सुबह जब धुंध हटी तो उन्होंने देखा कि जमीन सिर्फ 1 मील दूर थी।
10 मई 1916 को उन्होंने साउथ जॉर्जिया आइसलैंड पर कदम रखा, लेकिन जो जगह उन्होंने चुनी थी वहाँ इंसानी बस्ती नहीं थी। आइसलैंड की दूसरी तरफ लोग आबाद थे। वहाँ तक पहुँचने के लिए या तो 130 मील समुद्र का सफर करना पड़ता या 29 मील का पैदल रास्ता, लेकिन इस लैंड रूट पर 10,000 फुट अनक्रॉस माउंटेन थे जिन्हें कभी कोई पार नहीं कर सकता था। बोट टूट चुकी थी, इसलिए उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने का फैसला किया कि पहाड़ पार करेंगे। 9 दिन केव में रेस्ट करके ताकत जमा की। फिर 19 मई को शेकल्टन और 2 साथियों ने चढ़ाई शुरू की। बर्फ घुटनों तक और रास्ता ना मालूम था। कई बार ऐसे पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता जिनके आगे कोई रास्ता ना होता तो वापस उतरना पड़ता। 36 घंटे की नॉन स्टॉप चढ़ाई के बाद 20 मई 1916 को उन्होंने स्ट्रॉमिस बॉरिंग स्टेशन देख लिया। शेकल्टन पहला इंसान बन गया जिसने साउथ जॉर्जिया को पैदल क्रॉस किया। स्टेशन पर लोग उसे देखकर हैरान रह गए। रंग काला, दाढ़ी घनी, कपड़े फटे हुए। 2 साल पहले जो आदमी मौत का किस्सा बन चुका था वो जिंदा उनके सामने खड़ा था। स्टेशन के लोग पहले ही शेकल्टन की कहानी जानते थे, इसलिए फौरन मदद के लिए तैयार हो गए। मगर शेकल्टन अभी खुश नहीं था क्योंकि उसके 22 लोग अभी भी एलिफेंट आइसलैंड पर फंसे हुए थे। 1 महीना गुजर चुका था और रेस्क्यू की पहली 3 कोशिशें बर्फ और तूफान ने नाकाम बना दी थी। आखिरी उम्मीद चैरिटी गवर्नमेंट थी जिन्होंने येल्को नाम का जहाज दिया। 25 अगस्त 1916 को शेकल्टन येल्को पर रवाना हुआ और 30 अगस्त को एलिफेंट आइसलैंड सामने था। उसकी आंखों ने जो देखा वो नाकाबिले यकीन था। सबके सब 22 लोग जिंदा थे, एक भी जान नहीं गई थी। शेकल्टन को पूरा यकीन नहीं था कि वो जिंदा मिलेंगे, मगर उन्हें देखकर उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। शेकल्टन के लिए वो लम्हा बेमिसाल था, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरत अंगेज ये था कि उन 3 महीनों में जब वो दूर था, फ्रैंक बाइल ने अपने 22 साथियों का हौसला कैसे जिंदा रखा। उसने 2 छोटी बोट्स को उलटकर एक मेकशिफ्ट शेल्टर बना दिया था जिसमें सब ठंड, बर्फ और तूफान से बचकर रहते। हर सुबह वो एक ही जुमला कहता कि सामान बांध लो दोस्तों, बॉस आज आ सकते हैं। चाहे समंदर दिनों तक खाली दिखता, चाहे हवा का रुख उल्टा होता, ये एक जुमला उनके दिल में उम्मीद जगाता रहता। जब कभी पेंगुइन्स या सील मिलते वो शिकार करके अपनी जिंदगी का सिलसिला चलाते, लेकिन ठंड, भूख और तन्हाई ने हर दिन उनका इम्तिहान लिया। वक्त गुजरता गया और एक दिन ब्लैक बोरो का पैर गैंग्रीन का शिकार हो गया जिसकी वजह से उसका पैर काटना पड़ा। हर गुजरते दिन के साथ बचा हुआ खाना कम होता जा रहा था। कुछ लोग सोचने लगे कि शायद शेकल्टन साउथ जॉर्जिया तक कभी नहीं पहुंच सका, लेकिन फ्रैंक बाइल फिर भी कहता कि बॉस हमें लेने जरूर आएंगे। और फिर 30 अगस्त 1916 को जब येल्को का धुंधला सा सिलुएट समुद्र के किनारे उभरता नजर आया, सब लोग भागकर किनारे पर खड़े हो गए। शेकल्टन को देखते ही चीख पुकार मच गई। हर तरफ खुशी का तूफान था। शेकल्टन ने बस एक सवाल पूछा कि क्या सब सेफ हैं? फ्रैंक बाइल ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि सब जिंदा हैं सर। 2 साल तक बर्फ, समंदर, तूफान और भूख से लड़ने के बाद 28 के 28 लोग वापस घर लौट रहे थे। एक की भी जान नहीं गई थी। ये सिर्फ एक फेल मिशन का किस्सा नहीं था, ये इंसानी इरादे, उम्मीद और लीडरशिप की ऐसी मिसाल थी जो तारीख में अमर हो गई। शेकल्टन अपना असल प्लान यानी अंटार्कटिका को पैदल क्रॉस करना पूरा नहीं कर सका, लेकिन उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जो शायद उस प्लान से भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। अपने हर एक आदमी को जिंदा वापस लाना और उन रास्तों को छूना जहां इंसानी कदम कभी नहीं पड़े थे। 106 साल बाद 2022 में इन्वेस्टिगेटर ने वेडल सी के 10,000 फुट नीचे एंडोरस का रैक ढूंढ निकाला। ठंडे पानी ने इसे आज तक बेमिसाल हालत में महफूज रखा है। अब एंडोरस का नाम सिर्फ एक शिप का नहीं बल्कि इंसानी हिम्मत और हौसले का सिंबल बन चुका है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक दें और चैनल ब्लॉग बाय बासित को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए खुदा हाफिज।